हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। साथियों, आज की वीडियो अगेन भंडारा सीरीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि डिस्कस करने वाले हैं आज केमिस्ट्री सेक्शन को। ठीक है, एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं हम केमिस्ट्री के टॉप 100 MCQ जो कि आज से पहले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, खासकर ये जो टेट एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी कमीशन के लिए भी जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा जो अदर एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो रेलवे का होता है, कोई और भी ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम जिसमें कि केमिस्ट्री आती है, उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इनको आपने बिल्कुल सीरियसली लेना है, क्योंकि इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रहा था अपने चैनल का एनालिसिस, बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारी वीडियो को 30% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। ठीक है, डेली देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया है, क्यों ऐसा करते हैं लोग, लेकिन फिर भी आप अगर हमसे हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत भी आप जो है हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी चॉइस इज़ योर्स। और वीडियो को लाइक करना है ज़रूर, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है कि नेक्स्ट जो सीरीज़ जो हमारी भंडारा सीरीज चली है, जिसमें कि हम 100 MCQ एक ही दिन एक ही वीडियो में करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग केमिस्ट्री के लिए बोल रहे थे कि नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। पर्सनली जो मेरा बैकग्राउंड भी है वो भी साइंस सेक्शन से, नॉन मेडिकल। ठीक है, तो इसमें मैं आपको और भी बेहतर रूप से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने चीज़ों को समझना है और स्मार्ट वे में। टेट का मैंने बहुत बार बताया कि आपके पास स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ठीक है, हार्डवर्क नहीं, हार्डवर्क भी होना चाहिए, लेकिन जो मैंने पर्सनली पाया है, स्मार्ट वर्क से आप टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप बेहतर रूप से और थोड़ा इजी वे में इसको क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, क्योंकि थोड़े से बिल्कुल इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, बुक्स भी आपको पढ़नी है, बाकी हम तो सिर्फ वीडियो से आपकी हेल्प ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप टोटली जो है हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बुक्स भी आपको रीड करनी है। कौन सी बुक है, तो उसके लिए भी हमने रेगुलर वीडियो डाली है कि कैसे आपने स्टडी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, होल्स आर कॉज्ड इन द डैश लेयर ऑफ एटमोसफेयर। मतलब अल्टीमेटली ये पूछना ऐसा चाहता है कि जो ओजोन लेयर होती है ना, वो ठीक है कौन सी लेयर में होती है, एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में होती है। जैसे आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयरें होती है। ठीक है, आइनोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, एक्सोस्फेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है है ना। तो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि जो ओजोन लेयर होती है, हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर होती है, वो कौन से इसमें लेयर में होती है, तो वो होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखना है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और क्वेश्चन इसने दूसरे तरीके से पूछा कि होल्स आर कॉज्ड इन द डैश लेयर ऑफ, मतलब ओजोन लेयर, ये तो हम जानते हैं ना कि ओजोन लेयर में छेद पड़े हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ओजोन लेयर है कहाँ अल्टीमेटली, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसने हल्का सा घुमा फिरा के पूछा, लेकिन आंसर इसका स्ट्रेटोस्फेयर ही होगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होगी, उन बात तक हम ज़रूर बताएंगे हर चीज़, हर पॉइंट्स को जैसा कि हम अपने इस भंडारा सीरीज में लगातार कर रहे हैं। ठीक है, डैश कॉजेज एसिड रेन। गाइज, एसिड रेन जो है ये इनमें से कौन सा ऑक्साइड या कोई एलिमेंट करवाता है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। जो एसिड रेन है, एसिड रेन के लिए मेनली जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एसिड रेन के लिए एक मुख्य तत्व की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये जो भी क्वेश्चन आप डिस्कस करें किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मेडिकल या नॉन मेडिकल में, जिसमें कि केमिस्ट्री आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रियल इस्टेट डेवलपमेंट कैन कॉज। तो जो रियल इस्टेट का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ है या औद्योगिक जहाँ पे भी कुछ सेटअप बन रहा है, वहाँ पे ऑब्वियस है कि एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, लैंड पोल्यूशन भी होगा, नॉइस पोल्यूशन भी होगा। लेकिन जो मेजरली देखा जाता है रियल इस्टेट में, जैसे रियल इस्टेट दिखते हैं ना, बिल्डिंग्स बन रही है कहीं पे, कोई और इस तरह कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे लैंड पोल्यूशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ पे लैंड जो धरती पृथ्वी का प्रदूषण, मतलब ठीक है, लैंड
पोल्यूशन समझते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट डन बाई। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार मैंने आपको डिस्कस किया है, और इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम क्रूक। ठीक है, इनके द्वारा जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को फर्स्टली बार कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द मेटिकुलस मेट्रोलॉजिस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डाल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डैश रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन। गए जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में इनमें से कौन सी चीज़ जो है रिएक्ट करती है हाईली। ठीक है, इस कारण से जो है उस चीज़ को हम अवॉइड भी करते हैं, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इस ये जो है गाइज एकदम से जो है हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है, तो इसीलिए जैसे कहते हैं जो बंद कमरा है, कोई अगर सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जो होती है ना, अंगीठी, ठीक है, जिसमें कि कोयले रखे होते हैं, तो उसको जो है बंद कमरे में रखने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अंगीठी में जो कोयले होते हैं उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या है कि अगर जब आप सोते हैं रात को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके जो एयर के द्वारा है, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके द्वारा आपकी ब्लड में चली जाती है। ब्लड में क्या होता है, प्रेजेंट हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का पता है ना कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी बॉडी में अगर आ जाती है, तो वो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ कांटेक्ट कर लेगी, और यहाँ से जो है हमारे लिए मतलब पॉइजनस का काम करेगी। ठीक है, इससे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी का मतलब नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर कंटेन्स डेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आप जानते हैं गाइज नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन की 21 है, और जो बाकी 1% बचे वो अदर गैसेज है। ठीक है, तो राइट आंसर 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम इज द डैश पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम्स इज द डैश पार्टिकल्स दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो गाइज ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई चीज़ है वो है अणु। हिंदी में माफ़ी चाहूँगा, हिंदी में अणु या परमाणु क्या कहते हैं इसको। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, हालांकि आपको ये भी पता है कि एटम्स के अंदर और भी 3 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों के जो मिलने से क्या बनता है, एटम बनता है। ठीक है, इस चीज़ का तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय। ये किसने दिया था, तो ये फ्रॉस्ट ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंजेस। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डेफिनेशन है, ये किस चीज़ को दर्शाती है, ये दिखाती है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो मास है उसका ना तो क्रिएट हो सकता है, ना बन सकता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है अपनी पूरी एक फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में। इसको द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर की मास का। अगला जो क्वेश्चन है द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड डैश रिएक्शंस। जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेती है रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक, आइसोथर्मिक और आइसोचोरिक। गाइज उसको क्या कहते हैं, तो उनको एंडोथर्मिक कहते हैं उन रिएक्शंस में जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। गाइज दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शंस के अंदर उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। एक्सो होता है बाहर छोड़ना। जब रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ध्यान रखना है, तो उस केस में उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक्सो का वैसे भी आप मतलब देखो, एक्सो होता है बाहर वाली चीज़। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर इसका ट्रांसलेट हिंदी में करें तो एक्सो का मतलब होता है बाहरी चीज़। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब हीट इज रिलीज रिलीज मतलब छोड़ना, बाहर छोड़ रहा है रिएक्शंस, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब हीट एब्जॉर्ब की है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आइसोथर्मिक है। आइसोथर्मिक होता है जब कोई टेम्परेचर किसी का सेम रहता है होल द रिएक्शन, जब पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर सेम रहे उसको हम आइसोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली ए और बी जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड आर कॉल्ड डैश रिएक्शंस। वही एक्सोथर्मिक, लिबरेटेड या रिलीज एक ही बात है। ठीक है, जब रिएक्शन जो है अपना छोड़ती है हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज्ड इन द कैथोड रे ट्यूब इज। जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया जाता है कैथोड रे ट्यूब में, जो CRT है। ठीक है, CRT जो ट्यूब यूज की गई थी, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया जाता है, वो किसका बना होता है, ठीक है, तो वो बना होता है आपके ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जिंक सल्फाइड, ZNS। इसका जो बना जाता है जिंक सल्फेट, इसका बनाया जाता है फ्लोरोसेंट मटेरियल जो कि यूज होता है CRT ट्यूब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज का 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज होते हैं जो फिर से मतलब अपने रेपिटेटिव स्टेट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल इसके ऑपोजिट होता है। तो इनमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेकिंग ऑर्नामेंट फ्रॉम सिल्वर। ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। रिवर्सिबल का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, जैसे सबसे पहले आइस होती है, ठीक है, बर्फ जिसे कहते हैं, आइस या स्नो जो भी है। उसके बाद अगर इसको हम हीट करें तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। लिक्विड फॉर्म को फिर से हम अगर हीट करें किस फॉर्म में चली जाती है, गैसेस फॉर्म में चली जाती है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है जब लिक्विड से जो है कोई चीज़, कोई लिक्विड, जैसे वाटर है, लिक्विड से गैस में जाता है तो वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। सेम प्रक्रिया में अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो जो गैसेस इवेपोरेशन जब होगा, जैसे लिक्विड से गैसेस में, जब हम इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं बेसिकली, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो गैस से फिर से सॉलिड में आ जाएगा, और ज़्यादा इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो जैसे पानी लिक्विड होता है तो वो फिर से आइस बन जाता है, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि जो इसकी इनिशियल स्टेज थी और जो इसकी फाइनल स्टेज थी, ये फिर से ये रिगेन कर सकते हैं। अगर इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है और फाइनल से फिर से इनिशियल कंपोनेंट या प्रोडक्ट बन रहा है जिससे वो पहले इनिशियल से फाइनल में पहुंचा था, फाइनल से फिर से इनिशियल में पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में हम रिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। इरिवर्सिबल मतलब फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को वो गेन नहीं कर पा रहा है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर कौन सा रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी सेम है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ये भी बेसिकली रिवर्सिबल चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम किसी सिल्वर से कोई ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, कोई भी इस तरह का आभूषण बनाते हैं, ये इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल चेंजेस। तो जो ये है लैंडस्लाइड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है। अगेन रिवर्सिबल चेंजेस से पूछा गया है और इसका जो अब राइट आंसर है वो है ग्रीन वेजिटेबल इनटू कुक्ड फूड। तो ये इसका रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो गया, ठीक है। द अदर नेम ऑफ एनोड रे इज, एनोड रे का अदर नेम है कैनाल रेज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनोड रे को और किस नाम से जाना जाता है, तो कैनाल रेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव अगर पूछे तो पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको ई से डिनोट करते हैं और इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन है इसको एन से डिनोट करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। ध्यान रखना, न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, ध्यान रखना है। प्रोटॉन कैन बी डिफाइंड एज हीलियम आयन, हाइड्रोजन आयन, एनाइन, कैटाइन। प्रोटॉन को क्या कह सकते हैं हम, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जैसे बोला प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में बेसिकली होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का मतलब, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। जब इसमें से हाइड्रोजन आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो बचा क्या, सिंपल एक ही तो प्रोटॉन बचा, और यही तो होता है प्रोटॉन जिसमें एक ही चार्ज हो, ठीक है, मतलब एक ही पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, दैट इज +1। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है द एसेंशियल कंडीशन फॉर द कंबंशन इज, मतलब किसी चीज़ को जलने के लिए या उसको फायर देने के लिए, इग्निशन करने के लिए कौन सी एक चीज़ एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए इनमें से, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से सबसे जो जरूरी चीज़ है गाइस वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आप कोई भी चीज़ जला नहीं सकते। उसमें कोई भी, अगर आप जितना मर्जी इग्निटेड फ्यूल हो, चाहे उसको कम जैसी हीट्स पे भी अगर वो जलता हो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कभी भी आप आग नहीं जला सकते, कंबंशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक मेन चीज़ है, एसेंशियल कंडीशन है कंबंशन के लिए इनमें से, ठीक है। वाटर जो है ये ऑपोजिट है, वाटर तो इसको बुझाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यही काम करते हैं क्योंकि हैवी होती है ये दोनों, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये उन चीज़ों को बुझाने का लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन संख्या पे घबराना नहीं है क्योंकि ये सेटअप के हिसाब से नहीं है, बाकी ये आज की वीडियो का 22वां क्वेश्चन है, ठीक है। सब्सटेंसेस विच कैचेस फायर आर कॉल्ड, ऐसे सब्सटेंसेस जो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंबस्टिबल, ठीक है। यानी कि जो आसानी से आग पकड़े, जो आसानी से आग नहीं पकड़ते उनको नॉन कंबस्टेबल्स बोलेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पीरियोडिकल चेंज। नॉन पीरियोडिकल चेंज मतलब ऐसे चेंजेस जो पीरियोडिक ना हो। पीरियोडिक के होते हैं, पीरियोडिक होते हैं जो एक फिक्स, जैसे आपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा। पेंडुलम का क्या है, जैसे यहाँ इस तरह से मान लीजिए कोई पेंडुलम, एक सेकेंड,
जैसे इस तरह से कोई पेंडुलम है, ये क्या है, ये इस तरह से रैपिड पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो पेंडुलम है ये क्या पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाएगा, फिर बी से ए तक, इस तरह का जो मतलब रैपिड एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक एग्जैक्ट डिस्टेंस को कवर करता है, उसको हम पीरियोडिक चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ये पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। फेज ऑफ मून ये भी पीरियोडिक हो जाएगा। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ये भी पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन जो अर्थक्वेक है गाइस ये पीरियोडिक नहीं है। अब आप जानते हैं कि अर्थक्वेक का कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है, कभी भी आ सकती है अर्थक्वेक, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नॉन पीरियोडिक चेंज कौन सा इसमें से, अर्थक्वेक है, क्योंकि अर्थक्वेक की कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि ये फिक्स है, जैसे मान लीजिए 5 दिन बाद या 15 दिन बाद, जब भी कि भाई 15 दिन बाद हर दिन अर्थक्वेक हो, ऐसा नहीं है ना, अर्थक्वेक तो कभी भी हो सकता है, तो ये नॉन पीरियोडिक है। जबकि जो बाकी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं ये पीरियोडिक है, ये मतलब फिक्स इंटरवल में होंगे ही होंगे। जैसे फेजेज ऑफ मून है, आपको पता है कि मून की जो ऑसिलेशंस है, मून का जो किस तरह से वर्किंग प्रोसेस है, वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे होता है। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ये भी हमको पता है कि 24 आवर्स का जो डे होता है उसमें किस हिसाब से डे एंड नाइट होता है, इनका फिक्स टाइम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कभी दिन जो है 2 घंटे का हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो 12 घंटे 12 24 घंटे का ही हमेशा एक दिन होगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस दैट आर यूजफुल आर कॉल्ड डैश चेंजेस। जो यूजफुल होते हैं उनको बोलते हैं हम डिजायरेबल चेंजेस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज नॉन पीरियोडिक। अगेन नॉन पीरियोडिक के बारे में पूछ रहा है। हार्टबीट पीरियोडिक है, अर्थक्वेक नॉन पीरियड हो जाएगा, पहले भी हमने डिस्कस किया। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक राइट आंसर हो जाएगा, ये नॉन पीरियोडिक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिसोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज। तो ये क्या होता है, जब वॉशिंग सोडे में से को पानी में हम मिलाते हैं तो उसको क्या होता है, तब किस तरह का चेंज होता है, तो एक्सोथर्मिक चेंज होता है उस टाइम में, ठीक है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको बताया, एक्सोथर्मिक का मतलब वो होता है जब हीट जो रिलीज की जाती है पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान। विच इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट। तो आप जानते हैं गाइस, जब कंबंशन हो रहा है या कहीं पे आग जल रही है तो उससे क्या निकलता है, जरूरी नहीं कि उससे इलेक्ट्रिक करंट निकले, एयर निकले, ऑक्सीजन निकले, लेकिन लाइट यानी कि प्रकाश जो है वो जरूर निकलता है उससे, जब भी कंबंशन कहीं पे भी कंबंशन हो, ठीक, कभी भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कंबंशन हो तो वहाँ से जरूर है कि लाइट निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, ठीक है। आई होप आप यार चीज़ों को समझ रहे हैं। इन सम changes the substance can be brought back to its original state. Such changes are called periodic. पीरियोडिक और रिवर्सिबल, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था गाइस। पीरियोडिक और रिवर्सिबल में एक चेंज है। पीरियोडिक एक फिक्स टाइम इंटरवल के साथ होगा, इसका रिलेशन टी के साथ है, आप ऐसे समझिए। पीरियोडिक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टी, लेकिन रिवर्सिबल में भी यही होता है कि जो सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल शेप में है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता है, वो डज नॉट डिपेंड टू टाइम, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टाइम जितना मर्जी ले, बस हमें सिर्फ ओरिजिनल शेप चाहिए, ठीक है। जब ऐसी बात की जा रही है वो रिवर्सिबल होगा। पीरियोडिक होता है जब वो इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल स्टेट में फिर से वापस आ रहा है, यहाँ तक तो रिवर्सिबल भी है, लेकिन साथ में वो टाइम पे भी डिपेंड हो। जैसे जो अगर इस तरह का कोई पीरियोडिक मोशन है, मान लीजिए वो 2 मिनट में ही वो रिपीट कर रहा है, हर बार 2 मिनट लग रहा है, हर एक बार जितनी बार भी जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 मिनट में ही हो रहा है, तो उस केस में वो पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन अगर इनिशियल से फाइनल, फाइनल से फिर से इनिशियल में चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कभी वो 5 मिनट लगा रहा है, कभी 10 मिनट लगा रहा है, तो उस कंडीशन में वो पीरियोडिक नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, वो रिवर्सिबल होगा। इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इन सम चेंजेस द सब्सटेंसेस कैन बी ब्रॉट बोला यहाँ पे कि किया जा सकता है बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, लेकिन टाइम के बारे में जिक्र नहीं है। सच चेंजेस आर कॉल्ड क्या होंगे, ये रिवर्सिबल। अगर यहाँ पे टाइम के कोई जिक्र किया जाता तब हम पीरियोडिक के साथ जाना था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, दिस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शंस। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब की जाती है जब ग्लूकोज को वाटर में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिस सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम इन वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ। तो ये तो ऑब्वियस है कि एक्सोथर्मिक की होगा, आपने देखा होगा। क्विकलाइम जो है जैसे चूना है, आपने देखा होगा जब उसको पानी में मिलाते हैं तो उसमें चाहे वो ठंडा ही पानी हो, हल्का सा जो है एकदम से उसमें उबलने लग जाता है जो चूना है, ठीक है, और पानी भी गर्म होगा। जो ठंडा पानी जिसमें आप चूना डालते हैं वो भी हॉट हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जब आपके घर में कोई भी इस तरह का काम किया जाता है, या वाइट पेंटिंग या वाइट वॉश किया जाता है आपके घर में, तब आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, फील की सकते हैं। जितना मर्जी ठंडा पानी हो, हल्का सा क्विकलाइम डालने पर, जो उसमें चूना डालने पर वो पानी एकदम तुरंत जो है गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम इस प्रक्रिया को, केमिकल प्रोसेस को करेंगे,
पानी में डालेंगे तो एकदम से हीट जो है रिलीज हो जाएगी, वहाँ पे हीट निकलेगी और उस हीट के कारण पानी जो है गर्म हो जाता है। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है गाइस। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिसमें हीट निकलती है। या ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अंदर एब्जॉर्ब करती है, रिएक्शन ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, आई होप यार आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, पेपर इज मेड ऑफ, ये किससे, वुड पल्प से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पेपर जो है वुड पल्प से बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ माफी चाहूंगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। गाइस ग्लास बनाने के लिए इनमें से कौन सा कच्चा जो पदार्थ है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। 3 इनमें से ऐसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सैंड है, सोडियम सिलिसेट है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है। तो यहाँ पे डी लाइमस्टोन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, सैंड मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम सिलिसेट ये भी इसका इस्तेमाल भी किया था। लेकिन जो जिप्सम है, जिप्सम का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल यूज्ड नहीं होता है ग्लास में। ठीक है, ग्लास एक जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है अलग अलग मटेरियल्स का, जिसमें से कि सैंड है, मिट्टी है, सोडियम सिलिसेट है। ठीक है, मतलब सोडियम और सिलिकॉन। ठीक है, और लाइमस्टोन, इन तीनों का इस्तेमाल मेजर रूप में किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल, मतलब और भी अलग तत्व इसमें इस्तेमाल किया जाता है जब ग्लास बनता है। ठीक है, कांच जब बनता है। ठीक है, लेकिन जिप्सम का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पैराशूट, तो इनमें से किसका इस्तेमाल पैराशूट को बनाने में किया जाता है। कॉटन का, सिल्क का, जूट का, नायलॉन का। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन से क्या बनाया जाता है, पैराशूट बनाया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा पैराशूट इस तरह का। तो समझ रहे आप चीज़ों को, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना कि पैराशूट किससे बनता है, तो नायलॉन से बनता है। ठीक है, ये सारे जो है रेशियज है ये। ठीक है, क्या ये सारे रेशे हैं। तो आपसे बेसिकली पूछा गया कि इनमें से कौन से रेशे का इस्तेमाल पैराशूट को बनाने के लिए किया जाता है, तो नायलॉन। नायलॉन एक सिंथेसिस पॉलीमर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, द ओनली मटेरियल विच कैन बी रिसाइक्ल्ड टू 100% इज, रिसाइकलेट पूछा है, मतलब जिसका फिर से रिसाइकल होके यूज़ किया जा सकता है। इनमें से कौन सा है, पॉलीथीन बैग, ग्लास, बेकालाइट, सीमेंट। तो गाइज जो फिर से जिसका 100% यूज़ किया जा सकता है वो इनमें से कौन सा है, ग्लास है। सीमेंट है, आपको पता है जब सेटिंग ऑफ सीमेंट हो जाती है उसके बाद इसका फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता है। बेकालाइट उसी तरह का एक पॉलीमर है। ठीक है, ये जो है इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं बेकालाइट को, क्योंकि एक बार ये अगर जिस शेप में चला जाता है फिर से उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, जिस ढांचे में इसको एक बार ढल दिया जाता है फिर उसी में रहता है ये। पॉलीथीन बैग तो आप जानते ही इसको 100% रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ग्लास। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जैसे मैंने आपको जैसे अभी ही बताया आपको कि जो बेकालाइट्स होते हैं, बेकालाइट। ठीक है, एक बेकालाइट होता है, एक मेलामाइन होता है। मेलामाइन याद रखना है, पॉलीमर से टेट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल जरूर 100% केमिस्ट्री में ये दो चीज़ें ही इसमें याद रखनी है। तो एक ही बीच में मैं ट्रिक के साथ याद बता दूंगा। एक मेलामाइन होता है, एक बेकालाइट होता है। जब आपसे थर्मोप्लास्टिक पूछे, सिंपल सेटिंग का इस्तेमाल ना हो, थर्मोप्लास्टिक, तब आप मेलामाइन के साथ जाएंगे। ठीक है, मेलामाइन के क्या क्या बनाया जाता है, जैसे जो ग्लव्स होता है। ठीक है, या जो जैसे कोई और आयरन रॉड होती है जिसमें पीछे जो प्लास्टिक लगा होता है। ठीक है, वो मेलामाइन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, उसके पीछे जो हैंडल लगा होता है वो किसका बना होता है, वो भी मेलामाइन का बना होता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो किसका बना होता है, वो बेकालाइट का बना होता है। ठीक है, जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच देखा ना, जो ऑन ऑफ होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बेकालाइट के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो बेकालाइट है वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसके बदले क्या दिया है, स्विचेस। क्या दिया है, स्विचेस। तो आपको अभी मैंने बताया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता तो बेकालाइट है, लेकिन ऑप्शन में स्विचेस है, और आप पता है स्विचेस जो होते हैं बेकालाइट प्लास्टिक में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे आ गया, अभी हमने थर्मोसेटिंग की बात की थी, अब यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की बात की है। थर्मोप्लास्टिक मैंने अभी बोला कौन से होते हैं, मेलामाइन। ठीक है, तो इनमें से कौन है, हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्विचेस में क्या होता है, ये तो बेकालाइट है। इंसुलेटर का तो कोई रोल ही नहीं है, पॉलीथीन बैग का भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा गाइज, जो हैंडल्स होते हैं प्रेशर कुकर के या जो जिसपे चाय बनती है उसके हैंडल्स, ये भी जो बेकालाइट में ही आते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मेलामाइंस में आते हैं, जैसे जो नरम थर्म करके जो भी पॉलीमर्स होते हैं, जैसे हैंड्स ग्लव्स होते हैं ना, जो ये इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं मेलामाइन। ठीक है,
अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। अब जैसे आपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जैसे जो प्रेशर कुकर का हैंडल होगा, ये अपनी रीगेन शेप को फिर से रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हैंडल्स और प्रेशर कुकर ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये भी जो है बेकालाइट के अंतर्गत आएगा। जो पॉलीथीन बैग है ये मेलामाइन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। अपने कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बता रहा था तो इसको फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो ये है जैसे स्विचेस है ये आते हैं, ठीक है। जो यूटेंसिल्स है मतलब जो बर्तन है उसका जो हैंडल होता है पीछे का, किसी भी यूटेंसिल का, किसी भी बर्तन का, वो भी किसके अंतर्गत आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पॉलीथीन बैग थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, ग्रेवल एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। तो ये किसका ये सारा प्रोपोर्शन होता है, ये कंक्रीट का होता है, ठीक है। जब हम सैंड, सीमेंट, ग्रेवल और वाटर इन सबको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाए, जैसे कोई एक फिक्स रेशा हो, एक फिक्स रेशियो में हम इन सब चीज़ों को मिलाए तो उसको हम कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पे कंक्रीट वॉल लगाए जा रहे हैं, तो मतलब उनमें इन चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कंक्रीट की दीवार लगाई जा रही है, कंक्रीट वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर होता है जो नेचुरल नहीं है, मतलब उसको सिंथेसाइज करके बनाया जा रहा है हमारे इंसान के द्वारा या मशीन के द्वारा उसको बनाया जा रहा है, तो उस तरह का है रेयन। क्या है रेयन। कॉटन आप जानते हैं ये कहाँ से, जानवरों से हमें प्राप्त होता है। सिल्क भी, जूट भी, ये सारे नेचुरल फाइबर है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है जो फैक्ट्रीज में या इंसान के द्वारा, मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, वो कौन सा, एक नायलॉन है, एक रेयन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में रेयन दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, सीमेंट गेट्स हार्डर्ड व्हेन डैश इज एडेड टू इट। गाइस यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, हार्डनर्ड लिखा है, ठीक है। ये इसका बेसिकली मतलब है कि सीमेंट जो है ज़्यादा हार्ड होता है। सीमेंट क्या होता है, ज़्यादा हार्ड होता है। सीमेंट को हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इनमें से क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, एसिड बेस, वाटर, अल्कोहल। तो गाइस वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा भी होगा जब घर या कहीं और बिल्डिंग इत्यादि का काम किया जाता है, तो जब सीमेंट में हल्का सा भी पानी अगर चला जाए तो वो जो है उसमें हार्डनेस ला जाता है। आपने देखा भी होगी कि कई बार अगर आप जो सीमेंट का जो बैग होता है ना, सीमेंट का बैग होता है, अगर वो मॉइस्चर वाली जगह में रखे, भले ही आप उसको यूज़ ना करें, अगर उसमें हल्का भी थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, पानी ही होगा, तो उसमें हल्का भी अगर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाए, वो कुछ दिनों बाद खराब पड़ जाता है, मतलब हार्ड बन जाता है, एक सॉलिड सा। जैसे ये कोई बैग है सीमेंट का, ठीक है, अगर इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर या वाटर आ जाए, ठीक है, फॉग की जैसे हाइट में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी फॉग होती है हाइट के इलाकों में, तो वहाँ पे भी बरसात के दिनों में सीमेंट जो जल्दी खराब हो जाता है। ये कारण है, धुंध पड़ती, धुंध में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में पानी होता है, और जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में, तो जो ये इतना बड़ा जो भी बैग है ये पूरा पत्थर बन जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर के कारण इसमें हार्डनेस आती है। यहाँ पे हार्डनेस लिखा है, हार्डनेस नहीं होगा, यहाँ पे इसका हार्डनेस होगा कि हार्डनेस को बढ़ाने के लिए जो है इसमें अगर वाटर मिलाया जाए तो ये हार्ड हो जाता है एकदम से सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन की जो खोज की थी गाइस वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछे तो जे थॉमसन ने की थी। अगर न्यूट्रॉन का पूछे गाइस तो इसकी जो खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। जेम्स चैडविक ने किसकी की थी, न्यूट्रॉन की थी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की किसने की थी, ये ई गोल्डस्टीन ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है, डैश इज यूज टू प्रिपेयर कैंडल्स, बेसलिन्स। तो कैंडल्स और बेसलिन्स में यूज होने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, पेट्रोलियम, वैक्स ऑयल, पैराफिन वैक्स और नॉन ऑफ द अबव। तो इस्तेमाल किया जाता है पैराफिन वैक्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पैराफिन वैक्स है इसका इस्तेमाल कैंडल्स और बेसलिन इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉफ्ट कोल इज। जो सॉफ्ट कोल है वो किसे कहा जाता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ये सभी जो है कोल की जो कोयला है उसकी अलग अलग किस्में हैं, लेकिन सबसे सॉफ्ट कोल के रूप में किसको जाना जाता है, तो बिटुमिनस को जाना जाता है। और सबसे प्योर जो होता है गाइस वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये जो है सबसे अनप्योर वो होता है पीट, ठीक है, सबसे अनप्योर, ठीक है, सबसे अनप्योर पीट होता है। उसके बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। सबसे प्योर, कई बार ऐसा पूछा जाता है सबसे प्योर कोल कौन सा है, तो सबसे प्योर कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। सबसे अनप्योर अभी मैंने बताया कौन सा होता है, पीट होता है। लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसा बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो दैनिक यूज के लिए इस्तेमाल किस प्रकार का कोयला यूज किया जाता है, ठीक है। द डेली पर्पज यूज्ड जो कोल है इन इंडिया वो कौन सा है, वो भी बिटुमिनस ही होगा, ध्यान रखना है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। सॉफ्ट कोल या फिर जो डेली यूज किया जाता है इंडिया में वो कौन सा है, बिटुमिनस है। सबसे अनप्योर कोल कौन सा है, तो पीट, ठीक है। 4 किस्में होती है कोयले की, ठीक है, कोल की, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में चारों के चारों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। डैश इज इन अल्ट्रा कोल्ड लिक्विड फॉर्म। तो ये जो है ये LNG है, ठीक है। इसको हम एक अल्ट्रा कोल्ड लिक्विड
फॉर्म के रूप में उनको जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 90% ऑफ नेचुरल गैस इज, तो 90% जो नेचुरल गैस है वो है मीथेन CH4। CH4 की इसका फॉर्मूला है मीथेन का, ये जो है 90% नेचुरल गैस है मीथेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड जो है पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, तो पेट्रोल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटुमेन इज यूज्ड एज, बिटुमिनस, ये कोल की जो अभी हमने फॉर्म बताई ना, 4 फॉर्म, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, उसी का क्वेश्चन है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। बिटुमिनस इज यूज्ड एज रोड सरफेसिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी बताया ना इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज दैनिक क्रिया में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो बिटुमिनस। और कौन से सेक्टर में या कौन सी चीज़ के लिए, तो रोड सरफेसिंग के लिए, जो रोड में इस्तेमाल किया जाता है कोयला, वो जो होता है वो बिटुमिनस होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं इंडिया में इतना ज़्यादा जो है रोड का जाल बिछा हुआ है, तो वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन नहीं होता है उस समय, जब अगर कोयले को जलाया जाता है तो इस प्रोसेस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, माफी चाहूँगा, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और नन अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोल को जलाते हैं, तो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कोल टार इज यूज टू मेक, किसके लिए कोल तार का यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए, नेप्थलीन बॉल्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रोड्स इत्यादि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेप्थलीन्स बॉल्स, जो नेप्थलीन्स बॉल है उनके इस्तेमाल करने के लिए कोल तार का यूज़ किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है द हार्ड कोल इज लिग्नाइट, कोल तार, एंथ्रासाइट। सो हार्ड कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट को ही प्योर कोल भी कहा जाता है, ठीक है। हार्ड कोल भी होता है ये, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल भी एंथ्रासाइट होता है। अगला जो क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लिग्नाइट इज, तो लिग्नाइट में जो होता है वो 25 से 35% तक होता है। अभी मैंने आपको बताया ना 4 फॉर्म होती है, एक होती है पीट, एक होती है लिग्नाइट, तीसरे जो नंबर की होती है बिटुमिनस, और चौथे नंबर की होते हैं एंथ्रासाइट। गाइस जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करिए लिग्नाइट की, लिग्नाइट में होता है 25 से 30%, ठीक है, इतना कम होता है, लेकिन ये फॉर्म उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा वो उसकी जो प्योरिटी है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। अगला जो क्वेश्चन है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कन्वेंशंस, तो कन्वेंशंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। बाकी 3 यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे बी जो है ये इसका ट्रू नहीं है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो ये इसमें राइट हो जाएंगे। कंबंशन ऑकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है कि जलने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति ही चाहिए। इट प्रोडक्ट्स लाइट एंड हीट, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब कंबंशंस होता है, जब कंबंशंस होता है, जलती है कोई चीज़, तो उससे लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी भी सही है, मतलब बोथ ऑप्शन ए और सी ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ थीज हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका है। इग्निशन लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर का मतलब जो आसानी से जले, ठीक है। अगर हाई इग्निशन टेम्परेचर वो बोलते हैं, हाई इग्निशन टेम्परेचर इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें जलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ज़्यादा आग की जरूरत होती है, ठीक है। लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर मतलब जो हल्की सी आग से भी जल जाए। पेट्रोल, वाटर, केरोसिन, वुड के लिए तो आप जानते हैं कि ज़्यादा जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए लकड़ी के लिए, केरोसिन, वाटर तो होगा नहीं, पेट्रोल और केरोसिन में से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पेट्रोल, क्योंकि आपने देखा होगा जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप वगैरह होता है, वहाँ पे जो है माचिस या इस तरह की लाइटर वगैरह जो जिससे आग निकलते हैं, उन चीज़ों को वहाँ पे अवॉइड किया जाता है, ठीक है। बाकायदा वहाँ पे स्टिकर भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है ये दूर से हल्की सी आग भी अगर हो, हल्का सा भी अगर वहाँ पे जो है हीट हो, उसको एकदम से खींच लेता है और उससे जो है आग लगने की संभावना हो सकती है, मतलब जल सकता है वहाँ पे। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो इग्निशन, हल्की से इग्निशन अगर इसको मिल जाए ना तो एकदम से जलता है पेट्रोल, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है इन विच जोन ऑफ द कैंडल डज कंप्लीट कन्वेंशंस टेक प्लेस। आप जानते हैं जब जैसे मान लीजिए कैंडल है, ठीक है, तो कैंडल जब इस तरह से जलती है, ठीक है, कैंडल की लो है, तो इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं। जैसे ये इंटरमिक्स मिडल वाला जोन होता है, अपर जोन होता है, ठीक है, लोअर जोन होता है। इनमें से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से कैंडल के कौन से जोन में कंप्लीट कन्वेंशन होगा, मतलब पूरी जो जलेगी, तो वो होगा गाइज
और यही कारण है कि वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील जोन भी इसको के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो वाटर जोन जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल लुमिनस फ्लेम अपीयर, जो लुमिनस फ्लेम है वो दिखती है रेड येलो ब्लू ग्रीन, तो येलो में। ठीक है, जो येलो है उसमें जो लुमिनस फ्लेम अपीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंबशन। तो अगेन वही क्वेश्चन है यार, घिसा-पिटा रिपीटेड। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जलने के लिए नहीं बल्कि बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो बार बार मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट्स थ्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सन है गाइस, आप जानते हैं सन से दो चीज़ें आती है, एक तो हमारे लिए लाइट आती है, दूसरी चीज़ क्या आती है, हीट आती है, गर्मी आती है। ठीक है, तो क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्या ये कंबंशन है, क्या ये इन्फ्लेमेशन है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो गाइस ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी दो चीज़ होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो सन है गाइस उसमें बेसिकली जो मेजर होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो है सन में जो क्या होता है, ये जो हीट और लाइट निकलती है। बेसिकली इन दोनों फिनोमिना ये किसको अंतर्गत हम पढ़ते हैं, इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। इसी कारण से यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है। ठीक है, अगर एटॉमिक बम की बात करूँ, जो एटॉमिक बम होता है, परमाणु जो हथियार है, उसमें न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई और एनर्जी को जनरेट करते हैं, उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूजन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है, जो न्यूक्लियर फिजन है इनको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस कहते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर फिजन है ना, अगर एक बार शुरू हो जाए ये कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पहली वीडियो भी, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, केमिस्ट्री के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने ये चीज़ें ऑलरेडी समझा भी रखी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है पिकअप कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा है, तो वो है वुड। अगर इन चारों में से देखें जो आसानी से जलेगा इन चारों में से एज कम्पेयर टू, ऐसा नहीं है कि अगर पेट्रोल होता तब भी वुड होता, तब तो पेट्रोल आना था, लेकिन स्टोन, ग्रेनाइट और चौक, इन सब के मुकाबले जो लकड़ी है वो आसानी के साथ जलती है। अगला जो क्वेश्चन है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज। इनमें से लोएस्ट टेम्परेचर पर विच ए सब्सटेंस कैच फायर। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर। तो उस टेम्पर को गाइज हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कोई सब्सटेंस अगर किसी कब आग पकड़ता है, मतलब उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, अभी जैसे मैंने बताया इसको लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है, किसी का हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, किसी का कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन उस टर्म को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में उसको स्पेशल डिफाइन करते हैं उस टेम्परेचर को, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है जब उस किसी टेम्परेचर में कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है, मेल्टिंग जब कोई सब्सटेंस गल रहा है, पिघल रहा है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर राइट आंसर हो जाएगा। इनकम्प्लीट कन्वेंशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑल ऑफ द अबव करता है, लेस एनर्जी। देखिए इनकम्प्लीट कंबंशन का मतलब होता है जब कोई कंबंशन, कोई आग है कहीं पे जल रही है लेकिन वो इनकम्प्लीट चले, पूरी नहीं जल रही है वो। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो फुल एनर्जी से निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकलेगी, लेस एनर्जी। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी ऑब्वियस जनरेट है, जब कोई कंबंशन पूरा नहीं होता तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बड़ी घातक होती है। ठीक है, सूट भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो वो हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ। तो एलपीजी बेसिकली किस किस का मिक्सचर होता है, तो गाइज ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही होना चाहिए, लेकिन माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे मीथेन का जिक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोपेन या ब्यूटेन ये तो दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक होगा, लेकिन जो मेजर होगा वो CH4 होगा, यानी कि मीथेन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। देखो क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ढंग से बताता हूँ। CH4 ये तो LPG जो लिक्विड पेट्रोलियम के जो आपके घरों में होती है LPG सिलेंडर, एक तो उसमें मीथेन होती ही होती है। दूसरा जो कंपोनेंट होगा या तो उसमें प्रोपेन मिलाया जाएगा या ब्यूटेन, इनमें से ये ऑप्शनल है, या प्रोपेन इस्तेमाल किया जाएगा या ब्यूटेन इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोकार्बन के लिए। ये है तो तीनों हाइड्रोकार्बन, लेकिन जो मीथेन है ये एसेंशियल कंपोनेंट है, ये होना ही चाहिए। अब जो दूसरा है या तो प्रोपेन इस्तेमाल होगा
या फिर ब्यूटेन इस्तेमाल होगा, वो चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, एक तो उसमें मीथेन होगा ही होगा, एसेंशियल कंपोनेंट। दूसरा जो होगा या तो प्रोपेन इस्तेमाल किया जा सकता है, हो सकता है कुछ सिलेंडर में ब्यूटेन डाले, ठीक है, लेकिन किसके साथ डाले, मीथेन के साथ डाले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैसेज, गई जो बायोगैस है, बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है इनमें से क्या है, क्या इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो मीथेन, बायोगैस में भी सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है, मीथेन होता है। और मीथेन जो है स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, CH4 इसका फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज इट, तो जो है वाटर का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विश में किया जाता है, मतलब आग बुझाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि कूल्स द बर्निंग सब्सटेंसेज टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कहने का मतलब है जिस इग्निशन टेम्परेचर में कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जल रहा है, वाटर डालने से वो टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो जाता है, जिस कारण से आग बुझ जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल चूज फॉर एक्सटिंग्विशेस फायर, मतलब इन चार ऑप्शन में से आप आग बुझाने के लिए कौन सा जो माध्यम है वो चूज करेंगे, ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या स्प्रे ऑफ वाटर। तो बेसिकली आप देखेंगे स्प्रे ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी किया जा सकता है, सोडा एसिड का भी किया जा सकता है, ड्राई पाउडर टाइप ये का भी, लेकिन आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे ऑफ वाटर। ये जो है मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना जब इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग कोई भी घटना होती है, ठीक है, जैसे आपके घरों में होती है, कहीं और जगह होती है, तो वहाँ पे जो हम स्प्रे ऑफ वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगी, ये अच्छा कंडक्टर है उसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो उस कंडीशन में हम जो है जो गैस सिलेंडर होते हैं CO2 से भरे हुए, इसका इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। जो फायर ब्रिगेड इत्यादि भी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर हाई लेवल पे हुआ, या आप घरों में भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडीशन हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडीशन नहीं है, मतलब सिंपली किसी और वजह से जो है आग लगे, तब आप सीधे ही स्प्रे ऑफ वाटर जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है पानी आग को बुझाने के लिए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल इज क्या है, ये लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को लिक्विड फ्यूल भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन, एसिड रेन में इनमें से कौन सा मैक्सिमम अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 इसका इस्तेमाल जो है एसिड रेन में किया जाता है। एक H2SO4, एक HNO3 ये दोनों नाइट्रिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के जो मेल से या इन दोनों के योग से जो है एसिड रेन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एसिड रेन दो एसिड होते हैं, जिसमें कौन कौन से, एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला भी याद रखना है, और दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है एसिड रेन में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मेजरली H2SO4 होता है, और यही जो हमारा क्वेश्चन भी था अभी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है एनारोबिक फर्मिटेशंस ऑफ कैटल डंग गिव्स, तो ये क्या देते हैं, ये बायोगैस देते हैं। ठीक है, जो कैटल का डंग होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इन विच जोन ऑफ कैंडल डज कंप्लीट कंबंशन टेक प्लेस, अभी जैसे हमने बताया था कि ऑटर जो जोन होता है उसमें कंप्लीट कंबंशन होता है। ठीक है, पूरी तरह से जलती है फ्लेम जो होती है कैंडल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड फ्यूल, गुड फ्यूल के इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है, लो कैलोरीफिक वैल्यू, यही गलत है इसका। ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसी भी फ्यूल की हाई होनी चाहिए। चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये तो ठीक है कि सस्ता और आसानी से मिले, ये भी ठीक है। मॉडरेट रेट ऑफ कंबंशन, राम राम से जले, ये भी ठीक है। ये आसानी कि एकदम से जले पेट्रोल की तरह, तो फिर हमें बहुत सारे फ्यूल की ज़रूरत होनी चाहिए। जो हमारा फ्यूल होगा उसका एक मुख्य गुण एट्रीब्यूट ये होना चाहिए कि वो राम राम से जलता रहे, लेकिन निरंतर जलता रहे। सेफ टू हैंडल, मतलब आसानी से उसका यूज़ किया जा सके, ऐसा नहीं कि वो अपने लिए ही नुकसानदायक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब गलत है। लो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जोन ऑफ कैंडल नो कंबंशन टेक प्लेस, अब यहाँ पे नो कंबंशन पूछा है, जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा वो इनर जोन होगा। इनर जोन में बिल्कुल भी नहीं होती है, आउटर जोन में इनकम्प्लीट होती है, और मिडिल में कंप्लीट होगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, विच इज अ क्लीनर फ्यूल, विच इज अ क्लीनर फ्यूल। तो गाइज क्लीनर फ्यूल इनमें से कौन सा है, कोल गैस, पेट्रोल, कोक, CNG। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, CNG।
ठीक है। इसको क्लीनर फ्यूल के रूप में जाना जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनको मतलब क्लीनर फ्यूल का मतलब होता है साफ फ्यूल, साफ सुथरा फ्यूल, ठीक है, जिससे जो है पोल्यूशन नहीं होता है। तो CNG एक इस तरह का फ्यूल है जो क्लीनर फ्यूल है, शुद्ध फ्यूल है। और आज जो वर्तमान समय में बहुत सारे स्टेट्स में, इंडिया में अभी जो CNG वाली गाड़ियां चलाई जा रही है, बसेस को रन किया जा रहा है ताकि जो एनवायरनमेंट है वो सेव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज poured टू एक्सटिंग्विश द बर्निंग वुड। तो इसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो वाटर ही किया जाता है, ठीक है। अगर लकड़ी से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए वाटर इस्तेमाल किया जाता है। वाटर सिर्फ एक कंडीशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगे या जो है बिजली से संबंधित अगर उपकरणों में आग लगे तो वहाँ पे वाटर से बचिएगा, क्योंकि वाटर जो है पानी को, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस द रीज़न की जो है इसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। उससे जो हमारे लिए ही क्षति होगी। तो उस कंडीशन में हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसको बुझाने के लिए, बाकी हम मैक्सिमम वाटर का इस्तेमाल ही करते हैं। चारकोल बर्न्स विद द, चारकोल किसके साथ बर्न होता है? तो ग्लो के साथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इफ ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग रिमेन्स अनचेक्ड इट विल अल्टर डैश। तो ये ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर, सी लेवल, रेनफॉल। इफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग रिमेन अनचेक्ड, तो क्या होगा? टेम्परेचर, सी लेवल और रेनफॉल जो है अल्टर रहेगा हमेशा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ फास्फोरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? बर्निंग ऑफ फास्फोरस मतलब जब फास्फोरस को जलाया जाता है तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये स्पॉन्टेनियस कंबंशन का ये रिएक्शन है, लगातार निरंतर स्पॉन्टेनियस कंबंशन होता है जो अपने आप से चलता रहे फिर, ठीक है। अगर एक बार फास्फोरस को आपने जला दिया तो वो लगातार जलता रहेगा, और इसी तरह के रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पे कंबंशन की बात हो रही है तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स। तो एसिड रेन्स के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अगर एसिड पूछते तो अभी जैसे मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे गैसेज पूछा है तो गैसेज कौन कौन सी है? तो वो होगी आपकी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इनमें से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए, ठीक है, याद रखना है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। विच गैस कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है CO2। द टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल फायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए कि टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। यहाँ देखो वाटर का भी नहीं हो सकता, ठीक है। सैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, सॉलिड कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ज़्यादा अच्छा सुटेबल होगा ये वाला। अगर कभी जो है इलेक्ट्रिकल फायर में आग लगे या इस्तेमाल की, जो वहाँ पे वाटर का भी इस्तेमाल नहीं होगा, सैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4। इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें जब जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगे, CCl4। सॉलिड में ये भी सॉलिड में होना चाहिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन नॉट कंट्रोल फायर ड्यू टू ऑयल्स। तो वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग कोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस। तो क्या देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी आपने पहले भी बताया कि ऐसा कोल अगर उसको क्लोज्ड रूम में जलाएं, ठीक है। अब क्लोज्ड रूम में जलाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो कंबंशन कंप्लीट नहीं होगा, और जब कंबंशन कंप्लीट नहीं होता है तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है, और ये ही सबसे डेंजरस गैस है हमारे लिए, और बंद कमरे में इसीलिए अवॉइड की जाती है ऐसे कोल जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, ठीक है। अभी तक हमने जो है 90 क्वेश्चन कर लिए है। अब जो बच्चे 10 क्वेश्चन, ठीक है, वो करेंगे। तो ये गाइस पूरी आपको एक मैराथन क्लास होने वाली, जिसमें कि हमने जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। वीडियोस अगर आप रेगुलर वॉचर्स हैं, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यार, थोड़ा तो अपने माइंड हिलाओ और इतना समझें कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको जस्ट सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक लाइक का बटन है फ्री में, उसको लाइक करना है, ठीक है। अपनी राय कमेंट करनी है, उसमें कितना टाइम लगता है यार, हमें देखो वीडियो बनानी पड़ती है, खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, एडिटिंग होती है, अपलोडिंग होती है, यूट्यूब का पूरा एल्गोरिदम होता है, प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। आप सोचते हैं बस कि सिर्फ फ़ोन निकालो उसमें वीडियो बनाए, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर जैसे ये 100 MCQ की बात करें तो इसमें एक दिन पूरा लगता है लगभग,
वीडियो पूरा करने में। जैसे 2 से 3 घंटे तो खुद जो है वीडियो को जो आप जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ केमिस्ट्री का ये तो जैसे मेरा खुद का बैकग्राउंड भी साइंस का है तो थोड़ा सा इजी है। जब हम जैसे कोई नॉन साइंस सेक्शन का कोई भी लेक्चर क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है 2 से 3 घंटे खुद ही समझने में लग जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि गलत तो हम भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए तो हम आए नहीं है। हम जो भी आपको बताते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल जो सही चीज़ होती है, ट्रू फैक्ट होते हैं, वही बताते हैं। तो उसमें खुद प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। उसके बाद जो है जो वीडियो शूट करना पड़ता है, जैसे ये 1 आवर की वीडियो ये होने वाली तो बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटे को शूट करना पड़ता है, फिर कम से कम 1 आवर के आसपास इसको एडिटिंग करने में लग जाता है, ठीक है, प्रक्रिया। फिर जो है 1 आवर तो कम से कम इसमें अपलोडिंग में लगता है, उसके बाद आप तक पहुंचता है। आप सोचते हैं जब वीडियो आती है बस आगे वीडियोस में तो हुआ ही नहीं कुछ। तो लगभग गाइज एक जैसे 1 आवर की वीडियो ये बन रही है तो इसमें कम से कम 1 दिन लगेगा ही लगेगा पूरा वीडियो को बनाने से लेकर वीडियो आप तक पहुंचने में। तो ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है यार। तो अब तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगती है आपको हमारी, और क्या नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, खासकर जो एजुकेशन कैटेगरी के चैनल्स हैं, हम तो अभी चलो स्टार्ट ही कर रहे हैं। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे हमारे खान सर हो गए, दिव्या कीर्ति सर जो होगी जो IAS थे, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे हमारे साइंस सेक्शन में फिजिक्स वाला अलख पांडे सर है। इस तरह के बहुत सारे रिस्पेक्टेड हमारे टीचर्स हैं, उनने मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज, आप सोचते हैं जब भी कोई, खासकर मैं एजुकेशन चैनल की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है यार। जो आपका कंटेंट होता है, जो भी चीज़ है, कंटेंट को पहले खुद स्टडी करना पड़ता है, अच्छे से उसको रीड करना पड़ता है, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत सारे बैठे होते हैं यूट्यूब में। हमें भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि हाँ भाई चला है, क्या है, कैसे है। अगर हल्की सी भी कहीं मिस्टेक्स हो जाए तो 4-5 कमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, देखे भी होगा अपने कमेंट सेक्शन में। तो इन चीज़ों का तो फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी चलो वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बाकी तो कभी एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिसमें हम आपसी बातों को डिस्कस करेंगे, जिस दिन मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। बहरहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर विल, मतलब जिनका टेम्परेचर, जलने का जो टेम्परेचर है बिल्कुल लो होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कैचेस फायर इजिली, क्या वो आसानी से आग कैच कर लेंगे? बिल्कुल हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो है ना, मतलब जो आसानी से आग पकड़े, उनको लो इग्निशन टेम्परेचर वाले मटेरियल कहते हैं, और उन वो ही जो है फायर को आसानी से कैच कर सकते हैं, ठीक है। विल नॉट कैच फायर ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा उन केस में होगा जिनका इग्निशन टेम्परेचर वेरी 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 हाई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर इज कॉल्ड, जब कोई सब्सटेंस एयर में बर्न हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं हम? कंबंशंस, ठीक है, मतलब जलना। अगला जो क्वेश्चन है, SO2 एंड NO2 कॉज पोल्यूशन बाई इंक्रीजिंग, तो SO2 और NO2 ये दोनों जो पोल्यूशन करते हैं बाई इंक्रीजिंग व्हाट? तो एसिडिटी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक फायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, तो क्या किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4, इसका इस्तेमाल किया जाता है कब? जब इलेक्ट्रिक फायर को हमें बचाना है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक शॉक कहीं पे लगे तो वहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब जो है CCl4 का इस्तेमाल किया जाता है। विच कैन नॉट कंट्रोल फायर ड्यू टू ऑयल्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा वाटर। अगला जो क्वेश्चन है, सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि इसमें 2 प्रक्रियाएं इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, फिजन और फ्यूजन, उन दोनों प्रक्रियाओं की वजह से जो है सन जो है लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कन्वेंशंस, तो कौन सा ट्रू नहीं है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है वाला क्वेश्चन अभी वाली वीडियो में। विच इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कन्वेंशंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइट। आप जानते हैं ना गाइज, इन तीनों चीज़ों में लाइट है जो कन्वेंशन के द्वारा निकलेगी निकलेगी। एक लाइट है, दूसरा हीट है, तो हीट यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो लाइट दिया, तो लाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो ये इनकम्प्लीट कम्बंशन का। इनकम्प्लीट कम्बंशन का मतलब होता है जब कोई कम्बंशन कंप्लीट ना हो, मतलब हल्का सा हो, आधा अधूरा हो, उस स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, CO, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कम्बंशंस, तो ये जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, स्लो,
ये किस कैटेगरी का है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जब आयरन में जंग लगता है, ये किस टाइप का कन्वेंशन है, ये जो है ये स्लो टाइप का है, स्लो रिएक्शन है, ठीक है, मतलब आराम आराम से होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो गाइज ये थे आज के टॉप 100 MCQ ऑफ द केमिस्ट्री। इसके बार बहुत ही कम चांसेस है कि कोई क्वेश्चन आए। इसके अलावा भी हमने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का, भले ही आप नेगेटिव कमेंट करें लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को अच्छे से करते रहे। जय हिंद।